मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने आज अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया है। मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसमें बीजेपी कोटे से कमल गुप्ता को मंत्री बनाया गया, तो वहीं जेजेपी कोटे से देवेंद्र बबली मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। दोनों मंत्रियों को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में शपथ दिलाई। डॉक्टर कमल गुप्ता ने जहां संस्कृत में शपथ पत्र पढ़ा, तो देवेंद्र बबली ने हिंदी में शपथ लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला समेत तमाम विधायक और राज्य मंत्री मौजूद रहे। हम अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धां निष्ठा च स्थास्यामि। अहम भारत प्रभुताम अखंडताम रक्षितामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व स्वकर्तव्याना शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं द्वेषम अनुरागम बिना सर्वान् जनानु प्रति संविधान विध्यो अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व मम विचारार्थ यह विषय आनीतो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तय विषयम् उपयुक्तम मंत्रिणम संबंधाधिकारिणम व विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान व्यक्ति विशेषानु न सुशिष्यामि तथा स्वकर्तव्याना सम्यक निर्वहन करिष्यामि। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार में लिया या लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में देवेंद्र बबली ने कहा कि जो भरोसा उन पर दिखाया गया है वो उसे कायम रखेंगे, साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। बबली को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, वो हमारे साथ हैं बातचीत करने के। देवेंद्र जी, किस प्रकार की कार्यशैली रहने वाली है, क्योंकि एक मंत्री पद पर आप आज बैठे हैं, किस प्रकार का जो लोगों की जन भावनाएं थी, जो जन सेवा करने का आपने प्रण लिया है, कैसे देखते हैं उस चीज को? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो लोगों की जन भावनाएं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दुष्यंत जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला जी उन भावनाओं की कदर की है और मैं पूरी ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करूंगा और जो लोग में से चाहे टोहाना के और हरियाणा प्रदेश के उम्मीद लगाए बैठे हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पोर्टफोलियो की बात करें तो कोई पोर्टफोलियो की तरफ जिक्र आया है कि कौन सा पोर्टफोलियो आपको मिल सकता है? वो माननीय डिप्टी सीएम साहब और मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। जहां भी जो जिम्मेवारी देंगे मैं ईमानदारी से अपना काम करूंगा। लगातार अफसरशाही हावी बताया जा रहा था कि अफसरशाही हावी है, लगातार आपकी तरफ से भी ये सवाल उठाए गए थे, पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठाए गए थे। अब उन अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप एक मंत्री के ओहदे पर आप बैठ गए?
देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिनको समय ठीक करने में समय लगता है जी, और प्रयास हमेशा जारी रहने चाहिए। पहले से स्मूथनेस आई है और स्मूथनेस आएगी, आने वाले समय में को देखने को मिलेगा। शुक्रिया सर, बातचीत करें और मुबारक। ये थे देवेंद्र सिंह बबली, जिनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि प्रयास जारी रहेंगे और तमाम जो चीजें हैं उनको सुधारने में टाइम लगता है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीवन, हरियाणा न्यूज, राजभवन। चलिए आगे बढ़ेंगे। परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अहम बैठक की। यह बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा निवास पर आयोजित हुई, जहां सीएम मनोहर लाल के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। परिवार पहचान पत्र ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा हरियाणा सरकार का, और बहुत ही उत्सुकता से बाकी सब लोग, बाकी सब प्रदेश और इवन केंद्र के भी हमारे कई विभाग इसकी ओर देख रहे हैं। लेकिन इसको हम निरंतर एक ही कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक जो वेरिफिकेशन का काम है 3rd फेज का प्राय पूरा हो गया है, और अभी 4th फेज के जो नाम हैं 75,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक जिनकी सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है वो भी आज पुश हो जाएगा और उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। ऐसे लगभग 1.5 लाख परिवारों को हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की दृष्टि से मेले लगाए थे, और वो मेलों का पहला जो चरण है वो पूरा हो गया है। 90,000 के लगभग परिवारों के लोगों ने उसमें भाग लिया है। उनको सबको किसी न किसी स्कीम के माध्यम से उनकी आय बढ़े, ये योजना डिपार्टमेंट के अनुसार भी और कुछ बैंकों से जिनसे लोन लेना उसके हिसाब से भी उनको सबको और वेरीफाई करके और उस काम को, प्रोसेस को चालू कर दिया है। काफी लोगों के तो लोन सैंक्शन भी हो गए, लगभग 14,000 परिवारों के लोन सैंक्शन हो गए हैं। 2nd फेज इसका 7 जनवरी से शुरू होगा और वो जनवरी के आखिर तक चलेगा। तब तक और भी परिवार जो आइडेंटिफाई हो जाएंगे उन सब परिवारों को भी उसमें बुलाया जाएगा। और कुछ विभागों की नई स्कीमें भी हमने कही हैं कि कुछ ऐसी डिमांड के आधार पर नई स्कीमें हैं। कुछ स्कीमों में कुछ रियायत देनी है, जैसे अभी 55 साल तक के व्यक्तियों के लिए तो योजनाएं काफी हैं, लेकिन 55 से 60 साल तक भी कुछ योजनाएं और बना करके या उन्हीं की एज को एक्सटेंड करके और उसका लाभ दिया जाए। कुल मिलाकर जो गरीब परिवार है, जिसकी आय कम है, उसकी आय को कैसे बढ़ाया जाए। और इसका एक बहुत अच्छा जनता के अंदर भी एक मैसेज है कि हाँ, सरकार जो है पहली बार गरीबों के लिए कुछ करके उनकी इनकम को बढ़ा रही है। लगातार हम लोग, आपको पता है कि अपनी योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं, इन पर काम कर रहे हैं, IT का उपयोग कर रहे हैं, एक एक घर को, एक एक परिवार को चिन्हित करके उनके यहाँ जा रहे हैं। भले ही हमारा प्रचार उतना ज्यादा ना हो जैसे कुछ पड़ोस के प्रदेश भी करते रहते हैं, तो प्रचार की बजाय यानी गवर्नेंस के ऊपर पूरा ध्यान करना ये हमारा हेतु है, प्राथमिकता है। लगातार जो वर्षों से काम कर रहे हैं उसके परिणाम आने लगे हैं, और परिणाम आने में जैसे हेल्थ में आया है, जैसे सर्विस डिलीवरी है, जैसे हर एक विभाग को लोगों के घर तक पहुंच करके और उसको डिलीवरी का विषय आया है, इसमें हरियाणा नंबर 1 पर आया है। मैं इस विषय पर मुझे पूरी संतुष्टि है कि हम अपने कामों में आगे बढ़ रहे हैं। MGD पहुंचे गुरुग्राम के डीसी यश गर्ग ने जाम को लेकर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चेताया है। उन्होंने कहा कि जितनी दिल्ली से आने के लिए सड़क पर लेन है, उतनी ही दिल्ली की तरफ गुरुग्राम से जाने के लिए होनी चाहिए। डीसी ने कहा कि MGD टोल की वजह से जाम लगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। इस दौरान गुरुग्राम डीसी ने किया गुरुग्राम दिल्ली सिरौर टोल का निरीक्षण भी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस DCP मौजूद रहे। देखिए, सिरौल टोल पे दिक्कत ये है कि शाम के समय लंबा जाम लग जाता है, गाड़ियां भी इकट्ठी काफी हो जाती हैं, और गुड़गांव में भी 4 बड़ी रोड का सिंगल फ्री रोड से जो ट्रैफिक है यहाँ पे आके मर्ज करता है। तो इसी का सर्वे सारी एजेंसीज के साथ आज रखा था, जिसमें हमारे DCP ट्रैफिक साहिबान भी हैं, हमारे NHAI से भी लोग हैं, RSOs भी हैं, रोड इंजीनियरिंग के लोग भी हैं। इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए कि जो रोज शाम को यहाँ दिक्कत होती है कम्यूटर्स को, वो दिक्कत ना हो। जी, वो बात चल रही है, तो उसका डिजाइन बनाने की जिम्मेवारी दी गई है। तीनों एजेंसीज मिलकर ही डिजाइन बनाएंगी कि क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, तो उसका फिर ट्रायल एक बार हम करके देखेंगे। आज DC साहब ने खुद NHAI को और ट्रैफिक पुलिस को साथ लेके इसका रूट का मुआयना किया है। इसमें कुछ चेंजेस की अगर जरूरत होगी तो DC साहब ने एक कमेटी गठित कर दी है, वो सभी उस पर काम करेंगे। जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उस पर डिसीजन होगा। सर, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या सुझाव दिए गए हैं? ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सुझाव ये दिए गए हैं कि जितनी लेन दिल्ली से आने वाली है उतनी लेन गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ एंट्री के लिए हो,
ताकि लोगों को आसानी से आ जा सके। किसानों का रेल रोको आंदोलन रेलवे और यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। फिरोजपुर मंडल के रेलवे ट्रैक पर चल रहे आंदोलन से रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आज भी ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी रहा। रेलवे ने एहतियातन पंजाब जाने वाली करीब 110 ट्रेनों को रद्द कर दिया और रद्द होने वाले ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। ये रेलगाड़ियां कब तक बंद रहेंगी, इसके बारे में अभी अधिकारी कुछ नहीं बता पा रहे। ट्रेन के रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, अंबाला रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले लगभग 150 कुलियों को भी अपनी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। रेलगाड़ियां रद्द होने से उनका कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जब रेलवे स्टेशन पर कार्य कर रहे कुलियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से तो कोरोना की मार चल रही थी। पूरी तरह से रेलगाड़ियां बंद थी, जिससे हमारा कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। अब किसी तरीके से काम पटरी पर आया तो अब ट्रेनें रद्द होने की वजह से फिर रोटी कमाने के लाले पड़ गए। हमें कोई भी सहायता नहीं मिल रही। पंजाब में जो किसान रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसके कारण जो टोटल कैंसिलेशन लगभग 110 गाड़ियों की है, जो हमारे यहां से पर्टिकुलरली अंबाला से 55 पेयर जो है गाड़ियों के, वो अभी कैंसिल हैं आज की डेट में। और ये कब तक चलेंगी अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक वो एजिटेशन है तो गाड़ियां आगे नहीं जा पा रही। सर, लंबी दूरी के यात्री हैं, उनके लिए भी रिफंड बनता है। जहां जहां कैंसिल हो रही है वहां टीडीआर डिपॉजिट की जा रही है और उनको रिफंड दिया जा रहा है जितना बन रहा है उनका ट्रेवल्ड पोर्शन। दिक्कतें आ रखी हैं जी, ट्रेनें जा नहीं रही हैं, इसके कारण हमारे पास काम धंधा नहीं है, इसके कारण मोबट्टा भी नहीं हो रहा और हमारी कोई आर्थिक मदद भी नहीं कर पा रहा। कोरोना काल में तो थोड़ा सा पिछले साल कोरोना काल के अंदर हमें 2-3 बार राशन दिया, पर इस बार किसी ने हमारे बारे में कोई सुना। पिछले साल तो कुछ महिला समिति जैसे हमारे रेल से थे, उन्होंने कुछ हमारी हेल्प कर दी थी कोरोना काल के अंदर। इस बार तो हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा जी। हम तो बैठे हैं जी, आते हैं घूम के चले जाते हैं जी, बस ना कोई बोनी ना बट्टा साहब। 150 कुली दिक्कत आ रही है, क्या वजह है? हर पता है ट्रेनें बंद पड़ी हैं सर, ट्रेनें चल नहीं रही है वो, इस चक्कर में 150 कुली सब बेकार बड़े बाबू जी यहाँ पे। उधर फरीदाबाद की पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारी अपनी नौकरियों की मांग को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए। इन कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिला। इसके अलावा पहले वो पंचायत में काम करते थे तो उनका वेतन आता था, लेकिन अब सारा रिकॉर्ड नगर निगम में ट्रांसफर हो गया है, लेकिन उनको अभी तक भी नौकरी पर नहीं रखा गया, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। उनका धरना तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी नौकरियां उनको मिल नहीं जाती। आपको बताएं कि फरीदाबाद को 24 गांव को नगर निगम में शामिल किया गया था यहां से, जहां पर पंचायत समाप्त हो गई है और सारा रिकॉर्ड नगर निगम को ट्रांसफर कर दिया गया। ये सभी कर्मचारी पंचायत के अधीन काम करते थे और पिछले 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे थे, लेकिन अब पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने के बाद उनका वेतन आना बंद हो गया है। रोजगार मिलना चाहिए, इतने साल से हम काम कर रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं? अब इस धरने पर हम इसलिए बैठे थे, हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए रोजी रोटी। हम भी तो देखो अपने बच्चों के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब 1 साल से हमें तनख्वाह नहीं मिली, उस दिन से हम काम भी कर रहे हैं। अब बताओ, सारा कुछ खेती वेती सब नगर निगम में चलेगी तो अब हमको भी तो लेना चाहिए ना। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? पहले से काम कर रहे थे, तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन पहले मिल रही थी, अब नहीं मिल रही हमें। 1 साल से पहले थे। उन्होंने बोला कि आपका रिकॉर्ड नहीं आया हमारे पास। वीडियो ऑफिस जाते हैं तो वीडियो ऑफिस कहती है हमने रिकॉर्ड भेजी, और 10 महीने की तो पेमेंट हमारी नगर निगम आने से पहले की बकाया पड़ी है और उसके बाद की भी जितनी है नगर निगम आने के बाद की अब तक। आज भी हम वही रेगुलर काम कर रहे हैं अपनी ईमानदारी। कोरोना काल में काम कर रहे हैं, हमें अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। बताओ हम कहाँ। फतेहाबाद में
किसानों को यूरिया और डीएपी के बाद अब ट्यूबवेल कनेक्शन पर सब्सिडी के लिए भी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को सौर ऊर्जा समर्सिबल कनेक्शन पर 75% अनुदान दिया जाता है। इसकी राशि भरवाने के लिए ही किसान नेशनल हाईवे स्थित आईडीबीआई बैंक पहुंचे, लेकिन लंबी कतार होने की वजह से सड़क पर ही हंगामा शुरू हो गया। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। वहीं किसान राम कुमार ने कहा कि सरकार ने 10 हॉर्स पावर सोलर पैनल के लिए 10 हॉर्स पावर सोलर पैनल के लिए 1 लाख से ज्यादा रुपए की सब्सिडी दी है। इसी तरह 7.5 और 5 हॉर्स पावर समर्सिबल पंप पर सोलर पैनल के लिए सब्सिडी मिल रही है। सोलर पैनल के लिए सब्सिडी दे रही है किसानों को सिंचाई के लिए, जिसमें अलग अलग रेट तय किए हुए हैं। 10 हॉर्स पावर के लिए 1,13,515 रुपए और 7.5 के लिए अलग ही है, 5 के लिए अलग है। इस तरह अलग अलग रेट तय किए। ये 27 तारीख को साइट खुली थी सुबह 10:30 बजे के करीब। उसके बाद में जैसे जैसे फॉर्म सबमिट होते गए उसी तरह से किसान यहाँ पे आते गए। सिंचाई का साधन है जी, इसमें डीजल की बचत है, बिजली की बचत है, ना कोई प्राइवेट कनेक्शन लेना है, अपना घर का हो जाएगा सिस्टम। रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में धरना दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना था कि आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा में धरना लगाकर ज्ञापन सौंपा गया है। सिरसा में ज्ञापन लेने तहसीलदार गुरुदेव सिंह रिटायर्ड कर्मचारियों के पास पहुंचे। उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन की प्रति मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, पंजाब की पैटर्न पर पेंशन बढ़ोतरी हो, कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए। जब तक कैशलेस मेडिकल सुविधा नहीं मिलती तब तक 3,000 रुपए प्रति माह मेडिकल भत्ता दिया जाए। अगर शीघ्र ये मांगे पूरी नहीं होती तो राज्य कमेटी से बातचीत कर आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। आज हरियाणा प्रदेश में पानीपत में जो हमारा स्टेट का सम्मेलन हुआ था उसके अंदर फैसले लिए गए कि हम 28 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, जिसमें मुख्य मांग हमारी कि पुरानी पेंशन स्कीम वो बहाल की जाए। 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में और 2006 के बाद हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो बंद कर रखी है वो दोबारा से लागू की जाए। दूसरा, पंजाब पैटर्न के ऊपर पंजाब के अंदर 65 साल के बाद 5%, 70 साल के बाद 10%, 75 साल के बाद 15%, इस तरह स्लेब बना हुआ है और वो स्लेब हरियाणा के रिटायर कर्मचारियों पर भी लागू होना। सोनीपत के ओल्ड डीसी रोड पर पिज्जा शॉप में अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता आग से पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। पिज्जा शॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी। खबर है कि इस शॉप के मालिक ने कर्ज लेकर रोजगार शुरू किया था, लेकिन अब आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। रादौर के सरकारी कॉलेज में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कार सवार 2 युवकों ने कॉलेज गेट के पास हवाई फायरिंग की। अचानक की गई फायरिंग से कॉलेज में सनसनी फैल गई। बाद में दोनों युवक हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। फायरिंग की ये पूरी वारदात कॉलेज में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मौके से गोली का एक खोल बरामद किया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश में जुट गई है।
यमुनानगर के कस्बा छछरौली स्थित एक सील पड़े होटल पर पुलिस और कृषि विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान कृषि विभाग को मौके से 1520 कट्टे यूरिया खाद के मिले। कृषि विभाग के मुताबिक जो स्टॉक होटल में इकट्ठा किया गया था, उसकी वजह से पिछले महीने जिले में यूरिया खाद की कमी हो गई थी, लेकिन ये इतना बड़ा स्टॉक यहां पर कैसे इकट्ठा कर लिया गया, इसकी जांच हो रही है। जांच में यह भी पता चला है कि खाद बनने की तारीख इसी साल अक्टूबर महीने की है। इधर रतिया में बहुचर्चित जमीन घोटाले के मामले में विजिलेंस की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार कर 3 दिन की रिमांड पर लिया। इस केस में स्टेट विजिलेंस की टीम ने रतिया एसडीएम भारत भूषण कौशिक समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें अभी तक एक की ही गिरफ्तारी हुई है, बाकी सभी फरार हैं। बड़ी खबर यह है कि फिलहाल रतिया के एसडीएम गायब हैं। स्टेट विजिलेंस विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एसडीएम कार्यालय और नगर पालिका ऑफिस में विजिलेंस विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बताएं कि बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार ने सभी क्रशर जोन, ईंट के भट्टे, कंक्रीट उद्योग को आगामी आदेशों तक बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन खानक और डाडम पहाड़ में दर्जनों क्रशर मालिक सरकार और प्रशासन के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन मूक दर्शक दिख रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पलवल की बात, जहां हसनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मां ने अपने ही 3 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में मृतक बच्ची के पिता की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंपा। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से छानबीन कर रहे हैं। जांच में अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आखिरी बार मैंने वो 27 है 26 तारीख को 11:30 बजे दिन में 25 तारीख। और मरने की जानकारी कब मिली है फिर? कल 4 बजे 4 बजे शाम को। तो कहाँ पर मिली बच्ची? मृतावस्था ऊपर मिली थी, उत्तर रहते हैं। मुकदमा दर्ज कराया है 302 का, नेहरू सनोक गोपाल सिंह। अगर मेरी घरवाली रानी ने मेरी बच्ची को मार। अच्छा हाँ, तो आपने क्या कार्रवाई करी? पर्चा दर्ज कर दिया 302 माँ के खिलाफ, बच्ची की माँ के खिलाफ। तो क्यों बताया नहीं कि मतलब किस ऊपर मारी है बच्ची का? अभी कुछ आगे ये तो तफ्तीश का हिस्सा, ये पता लगेगा जब। तो कहाँ मिली बच्ची? किस हालत में? घर पे मिली थी। मरी? कितनी उम्र है उसकी? 3 साल के करीब। 3 साल की। तो पति पत्नी का कोई आपस में कोई झगड़ा था? पहले बताता है, आपस में इनका डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है आपस में। ये बच्ची इसके साथ रहती थी मरने वाली, 2 बच्चे उसके घरवाले के साथ रहते। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल यही रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।